नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ओबीसी आरक्षण पर सियासत। जी हां, और यह बात मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और उससे जुड़े जितने भी मामले हैं उन सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट कराने के लिए महाधिवक्ता को स्पेशल आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर यह बड़ा अपडेट है। इस मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। अलग अलग अदालतों में लंबित सभी मामले एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में रखने की कोशिश की जाएगी। सीएम ने बताया कि SC/ST वर्ग को निर्धारित नियमों के तहत आरक्षण मिलना जारी रहेगा। सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए अपील के लिए कहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार की मंशा से अवगत कराया जाएगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। SC/ST वर्ग का जो आरक्षण कोटा निर्धारित है वह मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वागत किया है, किंतु सरकार की नीयत पर उन्होंने सवाल भी उठाया है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि यह मामला 5 साल से लंबित है, तो उसके लिए शिवराज सिंह चौहान और 1 साल से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी दोषी है। भाषण और बयान से कुछ नहीं होगा। ओबीसी वर्ग का क्या भला होता है यह देखना है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार का ढुलमुल रवैया है। मेरी सरकार के समय कानून बनाकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 27% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और 27% आरक्षण लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी को उसका अधिकार दिलाकर रहेगी। कमलनाथ ने पहले भी कहा था कि 2019 में जब मैं मुख्यमंत्री था तब ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया था। इस आरक्षण को बीजेपी ने समाप्त कर दिया। अब हाईकोर्ट ने भी मेरी सरकार के फैसले को सही बताया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं कर रही है। तो ओबीसी आरक्षण पर सियासत मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है और इसी को लेकर अब मोहन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 27% आरक्षण को लेकर पूरी ताकत के साथ अब इस पर बातचीत और निष्कर्ष पर निकलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी मौके पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। और ओबीसी आरक्षण पर यह जो सियासत छिड़ी है और मध्य प्रदेश सरकार में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी अपने साथ शुरू करवाती नजर आ रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रियंका जी आप ही के साथ करते हैं। अब देखिए, सरकार आपकी है, फैसले भी आपके ही होने हैं और ऐसे में अब जो कोर्ट की एक बाधा के तौर पर इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इसे कोर्ट में लटकाने की बात कही जा रही है, तेजी लाने की बात की जा रही है, जबकि गेंद तो मैडम आप ही के पाले में है। जब यह कानून बना दिया गया था तो फिर इसे लागू करने में क्या ही समस्या है। ऐसे में कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में जो भी इसके प्रति याचिकाएं लगी थी अगेंस्ट में उसको खारिज कर दिया। रास्ता तो साफ है, फिर अड़चन कहां है और फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों और कितनी बार? नमस्कार। जिस आरक्षण को लेकर के आज सियासत की जा रही है, उस आरक्षण को लेकर के विचार करना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आगे निर्णय निकालना
और सभी के साथ और सबके विकास को लेकर के हमेशा आगे होने वाली जो सरकार है, जिसका स्लोगन है सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास और सबके प्रयास है। देखिए, जाति भेद में बांट करके पहले भी बहुत सी चीजें आपको याद है, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जब कुछ एक अमेंडमेंट्स किए गए थे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एक अमेंडमेंट्स किए थे। तो मध्य प्रदेश में एक नैरेटिव सेट करके जिस प्रकार से हिंसा फैलाई गई थी, उसको आप लोगों ने मुरैना में भी देखा, भिंड साइड भी देखा, और भी क्षेत्रों में उसका प्रभाव आपने देखा था। निश्चित है कि ये जिस चीज को लेकर के मसौदा तैयार किया गया है और 14% से और 13% उसमें इंक्रीमेंट करके 27% ओबीसी आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज को लागू करने के लिए सरकार की वचनबद्धता है, परंतु इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग प्रकार से, कहीं पे कुछ विषयों में, कहीं पे कुछ विषयों में, आप देखिए दूसरे एग्जाम को पीछे और दूसरे एग्जाम्स में इन सब चीजों को विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों के दूरगामी परिणामों पर भी विचार करना पड़ेगा। उन सारी चीजों के ऊपर रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द सबमिट की जाएगी। और हाईकोर्ट के बाद में जैसे कहा गया है कि याचिका को खारिज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा करके उन सारी विसंगतियों को दूर करके समानता से लागू किया जाएगा। अगर हड़बड़ी में कोई गलत निर्णय लेने से अच्छा है कि थोड़े से धैर्य के साथ उसको सभी के ऊपर अप्लाई किया जाए। लेकिन ये धैर्य करते करते मैडम ऑलमोस्ट 6 साल का वक्त गुजर गया है। अभी तो देखिए, उसमें शिवराज सिंह चौहान साहब की भी सरकार थी, अब यादव साहब की भी सरकार को ऑलमोस्ट 1 साल। कब तक लोग धैर्य करेंगे? ओबीसी एक ऐसा तबका है जो लगातार उसके ऊपर बात तो होती है लेकिन होता कुछ नहीं। देखिए, SC ST को आपने इंटैक्ट रखा है, लेकिन ओबीसी झूलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मैं आपको वही चीज को करेक्शन कर देती हूँ कि 2019 में अगर हम बात करें, फैसला किया गया था कमलनाथ जी की सरकार के द्वारा, ये बात मैं बिल्कुल स्वीकार करने में मुझे कोई बुरी नहीं है, ठीक है, उन्होंने लागू कर दिया, पर विसंगतियां दूर नहीं करी, उनके ऊपर विचार नहीं किया। हाईकोर्ट में जब गया फैसले पर रोक लगा दी गई, जुडिशरी में मामला गया। 2000 अगर बात करते 21 में सरकार ने नई गाइडलाइन तय करी, तत्कालीन महाधिवक्ता अमित रघुनाथ के साथ उसको सामान्य करके प्रशासन के साथ में ओबीसी 27 आरक्षण देने के लिए अनुमति दी। अब इसी में बात करें तो 87.13 का जो रेशियो फॉर्मूला लागू किया, इसको लेकर के PSC में भी अभी भी आप देख रहे हैं, NTPSC में कुछ जो नियुक्तियां हैं उनसे भी परेशानियां आ रही हैं। तो ये जो चीजें हम कह रहे हैं विसंगतियों को लेकर 28 जनवरी 2025 में हाईकोर्ट का फैसला और 87.13 चुनौती जनवरी याचिका वो खारिज कर दी गई। उसके 27 से अर्शों का रास्ता साफ हुआ, अभी हुआ, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी 2025 से 28 जनवरी, लेकिन अभी भी कुछ सब्जेक्ट पे लागू है, कुछ सब्जेक्ट पे नहीं है। तो क्या ये न्याय संगत है? आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली ये क्या चीज सही है? अगर हम किसी चीज को एप्लीकेबल कर रहे हैं तो उसमें इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन क्यों रख रहे हैं? अगर हम आगे इन सब चीजों के परिणाम को देखेंगे तो वो सही नहीं निकल के आती। जैसे कई विसंगतियां हम देखते हैं कि कर्मचारी संघ की भी निकल के आती है, वो विसंगतियां ही है। आप देखिए, एक 1 पे 1 जो लेके चलते पेंशन और 1 पे और चलते 1 कमीशन करके लेके जो स्लोगन निकल के आते हैं, फिर वो यही विसंगतियों को आगे तक हमें देखना पड़ता है। तो बेहतर है स्टेप बाय स्टेप चला जाए, लेकिन सही चला जाए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा समय मांगा जा रहा हो, कोई तो उसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, अब देखिए, अब बात शुरू हुई थी ओबीसी वर्ग के भलाई की, लेकिन इस भलाई से बात अब आ गई है सियासी लड़ाई की। अब देखिए कितना दिलचस्प है, आपके कमलनाथ सरकार ने इसे लागू किया, ओबीसी वर्ग सोचा कि भाई चलो अब हमारा भला हो जाएगा, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि अब एक बात जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही थी, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, खामियां हैं, उनको सबको रेक्टिफाई करेंगे तभी ना आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ये लागू होने में नई अड़चने हैं और अड़चनों के केंद्र में है कोर्ट। और हर बार इस कोर्ट के पाले में बॉल डालकर आपसी सियासी लड़ाई बहुत आराम से की जाती है। इस पर आपका भी ओपनिंग कमेंट नहीं दीजिए पांडे जी। जी जी, नमस्कार आप सभी लोगों को, और इतने गंभीर मुद्दे पे आप लोग जुड़े हुए हैं जी। निश्चित तौर पे देखिए, ओबीसी जो वर्ग है उसके हित के लिए लंबे समय से कांग्रेस की सरकारें हों या कांग्रेस पार्टी का हर नेता ओबीसी वर्ग के हित के लिए हमेशा काम करता रहा है। जो भी उन्होंने विचार किया उनके हित के लिए उसको करके भी दिखाया। महज कागजी कार्रवाई तक कांग्रेस ही सीमित नहीं रहे ओबीसी के लिए। अब बात आती है धैर्य की, लंबे इंतजार की, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बताइए, माननीय कमलनाथ जी ने उसको इम्प्लीमेंट के तौर पे दिया, कागजी कार्रवाइयां पूरी हुई, बना के सारी चीजें आपको दी, लेकिन लंबे समय से आप
अभी 6 साल का जिक्र कर रहे थे और मैं पिछले 26 साल का जिक्र कर रही हूँ। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही लंबे समय, वहां से लेकर यहाँ तक आखिर क्यों ये दोहरी नीति, चाहे ओबीसी वर्ग के लिए हो, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी हमेशा से भिन्न रही है। आप ये देखिए, देश की विडंबना कहें तो एक जहां महाकुंभ का राग अलाप रहे हैं, वहां की मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, वहां लोगों के परिजन भटक रहे हैं, उसके लिए भी धैर्य की आवश्यकता है क्या? लाशें गिनने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये गुमराह करते क्यों हैं। ओबीसी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, रही बात ओबीसी आरक्षण की, एक ओबीसी वर्ग को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको अपने, ये सबका साथ और सबका विकास, ये तो प्रथम सीढ़ी है। अगर आप सबका साथ और सबका विकास कहते हैं तो ओबीसी को अभी तक 26 साल आपने इतने क्यों दिए? इन 26 सालों में क्या ओबीसी की सुध आपने नहीं ली? लेकिन होता क्या है, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भूल जाते हैं उसके आगे की लाइनें कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही बेटी बचाओ। कितने बलात्कारियों में सीधे सीधे नाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आते, कोई बोलता नहीं। किसानों के हित में कोई बोलता नहीं। धैर्य चाहिए उन किसानों के लिए जिनको चुनाव पे कीलों से ठोक दिया गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जिनके ऊपर साम दाम दंड भेद किए गए, सारी नीतियां अपनाई गई, आप आगे नहीं बढ़ सकते अपने हक की लड़ाई के लिए। आज युवा बेरोजगार है, कितना देर करे, पकोड़ा भी तले तो कितना तले वो बेटा जो हाथ में एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए है। मध्य प्रदेश तो नंबर 1 में है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है मध्य प्रदेश में, बलात्कार में नंबर 1, आप देखिए भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पेपर लीक होने में नंबर 1। तो आखिर ये मध्य प्रदेश की जनता या देश की जनता धैर्य भी कितना करे? ठीक है, नहीं ठीक है, आप जो बोल रही हैं, नहीं सही बात है। एक बार हम क्विक रिएक्शन ले लेते हैं आपसे भी। आप देखिए दुबे जी, ये बात जो उन्होंने हाईलाइट की है, आप लोकसभा के चुनाव याद कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप ही के ऊपर आरोप लगा था कि भाई आप आरक्षण विरोधी हैं और उसका खूब खामियाजा आपने भुगता। वो बात अलग है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव ने आपने उसमें कवर अप भी उन चीजों को कर लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन अब यह जो बात उठाई है पांडे जी ने, उन्होंने कहा भाई इतने लंबे समय से तो चौहान साहब की ही सरकार थी, इतने लंबे समय से, तब तक ओबीसी के लिए यह सूखा क्यों नहीं इसे पाटा गया? अब अचानक इस 5-6 साल का ही हवाला क्यों? आपने तो इतने लंबे समय शासन किया, ये चीजें तो नीतिगत फैसले में आप ले सकती थी, कर सकती थी, तो उस समय क्यों नहीं ये चीजें हो पाई? और मध्य प्रदेश में जो बात जो लगातार उठकर सामने आती है, ये क्यों आ रही? देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा, मेरी आदत है मैं मुद्दे पे रहती हूँ। जैसे कोई अगर खेत का पूछे तो मैं खेत के जवाब देती हूँ, खलियान तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है। लेकिन दीप्ति बहन जो बातें कर रही है उसमें खलियान जाता तो खेत की चर्चा तो एक एक करके प्लीज। ठीक है दीप्ति जी, 1 मिनट आते हैं। दीप्ति जी 1 मिनट आ रहे हैं, उनको भी प्रियंका जी को भी सुन लेते हैं, प्रियंका जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। हाँ ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 1 मिनट रुकिए। दीप्ति जी आते हैं, एक क्विक रिएक्शन उनसे लेते हैं, फिर काउंटर के लिए आपके पास भी आते हैं। तुरंत एक बार प्रियंका जी को बोलिए प्रियंका। जो ओबीसी आरक्षण की इतनी बात कर रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग में बात करती हूँ, 1985 to 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री ने सरकार में कोई भी सचिव आरक्षित वर्ग SC/ST से नहीं रखा। जिनकी बात करते हैं स्थायी एक में मैं भी चली आ रही हूँ सचिव। प्रियंका जी लेकिन एक बात है, इतिहास के पन्ने कितने टटोलिएगा आप? विगत जो 26 साल है रिकॉर्ड अगर बात करें, आप 26 साल का आजादी से लेके आज तक का जो आप लोगों ने बार कहा ना, जात में ना बात तो बहुत लगेगी हाथ पे, तो लोगों का मुंह में लेकिन अधिकार कहीं नहीं हाथ में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी विसंगतियों को, आपकी कुरीतियों को आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी गलत नीतियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि 50 और 75 साल के जो गलत शासन के परिणाम को
से ही करे, आप इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं लगा सकती। आज मैं आपको वही सरकारी रिकॉर्ड से बात करें, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से मैं बात कर रही हूँ, दीप्ति जी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपने जवाब दिया है, आपको सुनना पड़ेगा। रिकॉर्ड से बात करें, आपकी तरह खेत कल्याण की बातें नहीं कर रही है, मुद्दे की बात आपको जवाब सुनना पड़ेगा। हाँ, एक एक करके जल्दी बोलिए प्रियंका जी। शिवराज सिंह को आ रहे हैं दीप्ति जी आ रहे हैं आपके पास भी तुरंत आएंगे। अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव रैंक में केवल 2 अधिकारियों की संख्या बढ़ा है। मुद्दे की बात देखिए मैडम प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, इस तरह दोनों साथ में बोलिएगा तो किसी का भला ना होगा, ना आपका भला होगा, ना जनता का, ना इस टॉपिक का। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ प्लीज, 1 मिनट प्रियंका जी। दीप्ति जी आपसे भी निवेदन है, प्रियंका जी आपसे भी निवेदन है, 1 मिनट रुक जाइए। दीप्ति जी एक बार एक क्विक रिएक्शन, हमने पहले भी कहा, प्रियंका जी से ले लेते हैं, आपके पास भी आएंगे, पूरा वक्त आपको देंगे, काउंटर कीजिएगा प्लीज। सुन लेते हैं थोड़ा सा मैडम, तभी कुछ बोल पाइएगा। बोलिए प्रियंका जी। देखिए 2023 में 7 सचिव एससी वर्ग और एसटी वर्ग के 5 निकल करके आए, जबकि वही 2014 में जब हमने ज्वाइन किया था सिर्फ 2 सचिव थे। आज उनकी संख्या 63 है। 63 2 से आप बताइए 63 तक का आंकड़े तक पहुंचाना। तो उसके बाद भी जहां पर मैंने कहा, जहां पर करेक्शन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से एप्लीकेबल हो सकता है, वहां सरकार वचनबद्धता से कार्य कर रही है। परंतु वो लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के ऊपर बार बार रोक लगाई। उसको जहां रोका जा सकता था, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता था, उनको विसंगतियों को दूर करके मैंने फिर कहा कि कोई भी मसौदे को तैयार करने के बाद में अप्लाई करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके लिए मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम वो विसंगतियां नहीं रखना चाहते जो कांग्रेस के कारण होती आई है और उसके कारण लोग परेशान होते आए हैं। आज आप पदोन्नति में विसंगति, ठीक है, पदोन्नति में विसंगति, क्रमोन्नति में विसंगति, कमीशन में विसंगति, इसके परिणाम आज तक देख रहे हैं। समझ गए, आप उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ। दीप्ति जी देखिए, आपके पीसीसी चीफ भी कह रहे हैं कि सरकार कर तो ठीक रही है, लेकिन नियत पर सवालिया निशान है कि वाकई में क्या वो करना चाह रही है। बड़ी बात तो ये है कि एक सत्ता पक्ष के लोगों की इतनी बौखलाहट, ये खुद अपने आप में बताती है, ये बौखलाहट। एक मिनट प्रियंका जी प्लीज, प्रियंका जी देखिए इस तरह से नहीं हो पाएगा। आप मैंने आपको रख दिया, अब उनको भी सुन लेने दिए। प्रियंका जी प्लीज, नहीं इस तरह, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा था, एक बार उनको बोले फिर आपके पास आ रहे हैं, एक एक करके बात। प्रियंका जी आप भी काउंटर दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए दीप्ति जी। तो सत्ता पक्ष की ये बौखलाहट अपने आप बताती है कि समथिंग इज रॉन्ग। वो तो बड़ा हास्यप्रद लगता है कि मुझे कैसे ये लोग मेरा नाम ले ले या सरकार का नाम ले ले या राजीव गांधी का, जबकि इनके मुंह पे तो सिर्फ नेहरू जी रहते हैं कि इस आरक्षण को न लागू कर पाने के लिए या धैर्य के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। ये वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं भैया, ये लोग ये कभी नहीं भूलेंगे देश की आजादी को। ये कहते हैं कि आप आजादी की बात करते हैं, जिनका एक नेता भारतीय राष्ट्रीय की आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, ये हमें बताएंगे कि हमने क्या किया। ये वो विसंगतियां दूर करेंगे जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपना आधा जीवन जेल में दिया। उस भारत को सींचा है, उस भारत को खून पसीने से, जहां कुछ भी नहीं था उसको लेके एक विकासशील और विकसित भारत तक कांग्रेस पार्टी आई। ये वो बात नहीं करेंगी। इनके बाप दादा भी उसी कांग्रेस के बनाए स्कूलों में पढ़े हुए हैं। ये अपनी उस विरासत पे नहीं जाएंगी, क्योंकि इनकी मजबूरी है। कहते ना वृंदावन में राम है तो राधे राधे कान है। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं तो अपनी सत्ता को डिफेंड करने के लिए इन एनी हाउ, चाहे देश का अहित ही क्यों ना हो, परिवार का अहित ही क्यों ना हो, ये लाडली बहनें क्यों ना भटक रही हो अपनी राशि के लिए, लेकिन शायद हम बात करेंगे जनता को लेकर उनको डिफेंड करने की। 50 साल पहले जाएंगे और जिम्मेदार नेहरू को ही बताएंगे। ठीक है, लेकिन दुबे जी एक मिनट, ठीक है नेहरू और कांग्रेस का छोड़ेंगे। छोड़िए ना, अब छोड़िए, नहीं छोड़िए, नेहरू जी भी ऊपर चले गए। नहीं एक मिनट सुनिए ना भाई, ऐसे बात, नेहरू जी भी ऊपर चले गए, गांधी जी भी ऊपर चले गए। मौजूदा समय में वर्तमान में बात करते हैं। नहीं आप देखिए ना, ठीक है एक मिनट दीप्ति जी सुन लिए, आपकी बात भी सुन लिए दुबे जी। लेकिन देखिए एक बात तो स्पष्ट है, जब एमपी हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं दिया 27% आरक्षण लागू करने में, तो आप उसे लागू तो कर सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन चलता रहेगा, यदि कुछ खामियां होंगी तो वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी। भारतीय नागरिकों को एक मिनट दीप्ति जी प्लीज,
सुन लिए के द्वारा वो नमस्ते दीप्ति जी, एक मिनट, आपने बोला, आप देखिए विवश कर रही हैं मुझे फिर आपका आवाज कम कराने के लिए। प्लीज मैडम सुन लीजिए ना एक एक करके, ऐसे क्या फायदा होगा? बोलिए दुबे जी। ऐसा लग रहा है दीप्ति पांडे जी के अंदर राम पांडे जी समा गए आज से। बोलिए बोलिए। अगर मैं बात करती हूँ, इन्होंने घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं ठीक है, पर्सनल नहीं करते, पर्सनल नहीं, प्लीज आप दोनों तरीके से मुद्दे पे रहिए ना, जनता की बात कीजिए। तो कोई चैनल बिठा लेगा नहीं, ये याद नहीं नहीं ठीक है, पर्सनल नहीं, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट पे आएंगे, ये जो भारतीयों का प्लीज नहीं क्या फायदा बताइए, आप दोनों इतने परिपक्व प्रवक्ता हैं, यदि इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, इस तरह की बहसबाजी करेंगे तो मैडम आप दोनों से बोल रहा हूँ क्या ही फायदा हो जाएगा। जनता भी तो आपको देख रही है, उम्मीद कर रही है कि आप कुछ उनके बारे में बताएंगी, लेकिन आप दोनों अपनी बात। एक मिनट पांडे जी, आप दोनों के भी पास आएंगे, प्लीज प्लीज दुबे जी, जल्दी से काउंटर। जो ये पांडे जी कर रही है ना, यही इन लोगों का काउंटर। जल्दी से बोलिए, छोड़िए ना क्या कर रही हैं आप, जल्दी से काउंटर कीजिए। इस समय मैंने आपसे जैसे कहा कि आपने जो मसौदा तैयार करवाया उसमें आप देखिए पीएससी एग्जाम के सब्जेक्ट तक को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम ऐसे कमीशन को आईआईएससी आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते कोर्ट गए। क्विक क्लोजिंग कमेंट पांडे जी आपसे भी, आपने विसंगतियों के साथ चीजों को आगे बढ़ाया है, ठीक हो रहा है वो। भारतीयों को हाथ बांध के बेइज्जती से भेजा जाए, नमस्ते ट्रंप में करोड़ों रुपए खर्च किए जाए, करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात हम करते हैं मध्य प्रदेश की, बात हम करते हैं वहां के ओबीसी वर्ग के विकास की, लेकिन बात आपसी लड़ाई में आ जाती है, तू तड़ाक में बातें फंस जाती हैं। जनता को देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि कौन उनके हित की बात कर रहा है और कौन उनके हित के खिलाफ की। इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।